अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 उसका टॉपिक देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि वेक्टर्स को जमा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था कि एक रूल होता है, दैट इज द हेड टू टेल रूल। कि हेड टू टेल रूल के जरिए आप दो वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह से ले सकते हैं। कहते हैं देयर आर टू वेज ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कि आप दो तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। उनको नाम दिया जाता है या तो स्केलर प्रोडक्ट का या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का। जो रिजल्ट आता है ना वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट है क्या और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, कब हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है, कहते हैं अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास रिजल्ट स्केलर आता है ना, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। While if the product of two vectors result in a vector quantity then it is called the vector product। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही आए तो वो हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग दोनों टाइप्स को इंडिविजुअली देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके फिजिकल मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्केलर प्रोडक्ट। कि हमारे पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास अगर स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। अब कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिटेल में देखना, तो पहले तो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, अब एक उसका फॉर्मूला देखेंगे, बाद में उसकी फिजिकल मीनिंग देखेंगे, बाद में उसका एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्केलर प्रोडक्ट तो मैंने हमने डिफाइन कर दिया कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट। कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटर्न नोन एज ए डॉट बी। कि अगर मैंने स्केलर प्रोडक्ट कहीं पे भी लिखना है तो मैं दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगा के लिखूँ। और इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है, इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट की जगह हमेशा कॉस थीटा आता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर है ना उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। हमने इस टॉपिक में पढ़ा था इस चैप्टर में कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो वेक्टर को बोल्ड करके लिखते हैं या फिर वेक्टर के ऊपर एरो डाल के लिखते हैं। आपकी सारी बुक में जो वेक्टर है ना उसको बोल्ड करके लिखा गया होगा। तो जहां भी लेटर बोल्ड होगा उसका मतलब है वो वेक्टर है, और सिंपल अगर लेटर लिखा हो गया होगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपकी अपनी बुक में जब आप लोगों ने ये टॉपिक राइट डाउन करना है तो आपने हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर के ऊपर एरो लगाना, क्योंकि वेक्टर के ऊपर एरो लगाना आसान होता है बजाय इसके कि आप उसको नोटबुक पे बोल्ड करते रहे। खैर इसकी तरफ आते हैं। ए डॉट बी को हमारे पास लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में। ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और डॉट की जगह पे कॉस थीटा। यहाँ पे ये बात करें वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, कि ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और थीटा इन दोनों के दरमियान क्या है, एंगल। कहते हैं अब अगर ए डॉट बी जो है इसी फॉर्मूले को आप फिजिकली बताना चाहे, मतलब इसको डायग्राम के जरिए समझाना चाहे, तो कहते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं दो वेक्टर्स ए एंड बी का, तो आप क्या करें, सबसे पहले दो वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन से ड्रॉ करें। कि मेरे पास ये कॉमन ओरिजिन है, यहाँ से मैंने वेक्टर ए भी बना दिया और यहाँ से मैंने वेक्टर बी भी बना दिया। कॉमन ओरिजिन को यहाँ पे ओ से लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया और बी वेक्टर, दोनों को कॉमन पॉइंट से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, और ये इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अब इस फार्मूले में देखें आपके पास ए बी कॉस थीटा ना बच्चे, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी कॉस थीटा वेक्टर बी का कंपोनेंट है, ठीक है। तो वेक्टर बी, वेक्टर ए उसी तरह से, और बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। वेक्टर ए ये है तो इसकी लेंथ जो होगी वो टोटल वो उसकी मैग्नीट्यूड दे देगी। वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व करने का हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आप उसके एंड पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसके एंड पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगी, एक सीधी लाइन लगाऊंगी। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये उसका वाई कंपोनेंट होता है, और ये वाली जो होती है ना इसकी ये वाली लाइन,
ये जहां से यहाँ तक स्टार्ट होती है, यहाँ पे जहाँ पे वो लाइन टच कर रही होती है, वो उसका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बी एक्स होता है। ये वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। जो वर्टिकल जो होता है वो वाई होता है, तो आपने एक्स कंपोनेंट लेना है ना, बी कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट है। आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा होगा। अब ये देखिए, अगर बी कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, तो बी का कॉस थीटा, ये जो बी का कंपोनेंट है वो इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। ए डॉट बी को आप किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ए है ना, उस डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट आएगा आपने वो लेना है, क्योंकि बच्चे ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई कंपोनेंट होती है, ये एक्स कंपोनेंट है। तो आपने तो एक्स कंपोनेंट लेना है, बी कॉस थीटा लेना है। तो आप प्रोजेक्शन लोगे बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कि आपने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए की डायरेक्शन में। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। कहते हैं अगर आप ए डॉट बी ना लें बल्कि बी डॉट ए ले लें, बच्चे बी डॉट ए उसी तरह से ओपन होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए और डॉट की जगह कॉस थीटा। अब ये भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, बी का और ए कॉस थीटा का। अब इसमें आपने वेक्टर बी को उसी तरह से रहने देना। अब किसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, आपने ए कॉस थीटा के कंपोनेंट्स बनाने। तो डायग्राम तो उसी तरह से रहने देंगे, कॉमन ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। आपने अब वेक्टर बी को उसी तरह से रहने देना, ये वेक्टर बी की लेंथ है। अब आपने क्या करना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना, ए के एंड पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ले। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना बच्चे, इसका वाई कंपोनेंट होता है, और ये जो बी के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये उसका कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। और एक्स कंपोनेंट को आप किससे लिखते हैं, ए कॉस थीटा से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। कीप दिस टू माइंड कि आपने फर्स्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड वैसे ही लेनी है, सेकंड वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में सॉल्व करना है। अगर ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट लेंगे, उसके एंड पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अगर बी डॉट ए है तो ए का प्रोजेक्शन लेंगे, ए के एंड पॉइंट से आप कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं अगर इसकी फिजिकली एग्जाम्पल कौन सी है। कहते हैं इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होती है वर्क डन की। कहते हैं जो वर्क डन होता है ना, कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ और डी का। फोर्स को एफ से और डिस्प्लेसमेंट को डी से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको लिखा जाएगा एफ डी डॉट की जगह कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये वर्क डन हमारे पास एग्जांपल होती है कि किस किस से लिया जाता है, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो वर्क डन होता है। वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये इसकी एग्जाम्पल है। कहते हैं आप अगर इसी एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास क्या इसको एक्सप्लेन करें। सिमिलरली व्हेन वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब हम लोग इसकी कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वी कंसीडर द वर्क डन, तो हमें वर्क डन माइंड में आता है। बाय अ फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स अ डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। के आपके पास सपोज करें ये एक बॉक्स है, आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आप अपने हाथ की मदद से इसको इस तरफ खींच रहे हो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। आप कहीं बैठे हो या फिर आपने इसको रस्सी के जरिए बांधा हुआ है, यहाँ से इस सेक्शन में उसको खींच रहे हो बाजू से, और ये जो हमारे पास क्या है, बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों के एंगल दरमियान थीटा ये है। तो आप जब फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, आप कौन सा उसका कंपोनेंट लोगे, वो लोगे जो डिस्प्लेसमेंट डी के डायरेक्शन में। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, के आप फोर्स का वो कंपोनेंट लोगे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में, बॉक्स जो है वो आगे की तरफ जाएगा जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेना जो डिस्टेंस के डायरेक्शन में। तो इसको एफ कॉस थीटा इंटू डी या एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साथ में ये इसको फार्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास टॉपिक पूछा किस तरह से जाता है बच्चे, टॉपिक पूछा जाता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर की डेफिनेशन होती है और 4 नंबर की 4 प्रॉपर्टीज होती है। तो डेफिनेशन में तो इसके ये स्केलर प्रोडक्ट इनफ है, आप इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ओके। तो एग्जाम्पल को इतनी डिटेल में ये करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये 2 लाइन्स काफी है, ठीक है।
आप सिर्फ बता दें कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ cos थीटा के इक्वल आ जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाह रहे हैं तो कर लें ये वाला पैसेज, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। सजेशन में यही है कि आप उसके एग्जाम्पल देखें, उसकी फार्मूला देखें, डेफिनेशन देखें, दैट्स ओके। तो ये डिटेल में एग्जाम्पल बताने की जरूरत। अच्छा खैर, अब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो यूजुअली 4 नंबर की पूछी जाती हैं। राइट ऑन एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स, वो देखते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स है, कहते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। उसका मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास सिंस ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो किस तरह से लिखा जाता है, ए बी cos थीटा से। और अगर बी डॉट ए हमने अभी ऊपर देखा है वो किसके इक्वल होता है, वो बी ए cos थीटा के इक्वल होता है। अब बी ए ये जो सिंपल है ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। नंबर का मतलब है अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 6 ही आए। मतलब मैग्नीट्यूड है ना, जगह चेंज कर दें दोनों की। 3 को 2 से कर दें या 2 को 3 से करें, आंसर तो सेम आएगा। मतलब बी ए क्या है, मैग्नीट्यूड है। आप बी ए लिखें या ए बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बी ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी cos थीटा। अब ए बी cos थीटा बेसिकली किसकी वैल्यू थी, ए बी cos थीटा तो ए डॉट बी की वैल्यू थी। तो आपने बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख दिया। तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम है, आप जगह चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इररेलेवेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम लोग कहते हैं वो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है जगह चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े। ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी cos थीटा के। आपने इसको ड्राइव करना है यहाँ से, ठीक है। बी डॉट ए लेके बी ए cos थीटा, नीचे लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो बी ए की जगह ए बी cos थीटा आ जाएगा। बी डॉट ए इसी तरह से ए बी cos थीटा की जगह ए डॉट बी, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। आगे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज जीरो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन से होते हैं, ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान एंगल जो है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। ये दो वेक्टर्स अगर मैं ले रही हूँ, वेक्टर ए एंड बी, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी वो आपने निकालनी, ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर के केस में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, क्योंकि ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पैरेलल का मतलब होता है दो वेक्टर्स है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस पड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल वेक्टर्स। तो उस केस में आपके पास स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, कहते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान एंगल फिर क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों अलोंग द एक्स एक्सिस पड़े हुए हैं। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी cos थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। cos जीरो कैलकुलेटर के जरिए कंफर्म भी कर सकते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। तो ए बी इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बी आएगा। दोनों की, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है, तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कहते हैं टू वेक्टर्स पैरेलल, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब दोनों के दरमियान एंगल, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंटी पैरेलल का मतलब आता है एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा वो क्या होगा, 180। ए बी cos 180 आ जाएगा। इसको आप वेक्टर ए लिख दें और इसको आप वेक्टर बी से लिख दें, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स जो एंटी पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं, 180 डिग्री। इसको बी लिख दें। तो उस केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, cos 180 जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 लिख के इसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बी आ जाए। इसी तरह से कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट लेना है आपने वेक्टर का। सेल्फ का मतलब होता है अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका अपने साथ ही प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है। तो सेल्फ प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास क्या आएगा, ए, अगर मैं वेक्टर ए ले रही हूँ तो उसका अपने साथ ही लेंगे ए डॉट ए। तो एक फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, डॉट की जगह cos थीटा, और हमारे पास ओवरऑल cos जीरो क्या होगा, अपने साथ ही लेंगे तो बच्चे एंगल जीरो ही होगा ना। cos जीरो क्या होगा, 1 होता है, तो cos जीरो की जगह 1 आके इसको ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो वह स्क्वायर फिर मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने पढ़ा हुआ है इससे प्रीवियस टॉपिक में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। लेकिन अगर आप स्पेस में बात करें ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और हमारे पास जी एक्सिस होता है। 3 एक्सिस की हम बात करते हैं।
अगर 3 एक्सिस के केस में मैं कंपोनेंट्स लूँ तो एक्स वाई और जी आ जाएगा। और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो बच्चे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएगा ए डॉट बी की जगह दोनों का एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस जी कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। लेकिन हमने ए डॉट बी किसके इक्वल फार्मूला डिफाइन किया होगा, तो ए बी कॉस थीटा के इक्वल फार्मूला डिफाइन किया, तो ए डॉट बी की जगह यहाँ पे आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट इसी तरह से। अब ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब इस सारे टॉपिक में हमने एक चीज को मैंने डिफाइन करते हुए कहा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगा के लिखा जाता है, तो इसका जो दूसरा नाम है ना उसका डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड राइट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, तो डॉट का मतलब स्केलर ही है। इसके दो नाम है, या तो इसके स्केलर बोला जाता है, इसको डॉट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट। अच्छा, मैंने आपको इसकी मार्क्स की डिवीजन भी बताई है कि इसका जो मार्क्स की डिवीजन होती है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट ऑन इट्स फोर प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपने उसकी डेफिनेशन में आप उसकी डेफिनेशन लिख दें, फार्मूला लिख दें, एग्जांपल दे दें, तो वो मोर देन इनफ होगा एक नंबर के लिए। और चार कोई से भी आपने प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, इसमें आप कम्यूटेटिव लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, सेल्फ लिखते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये जो प्रीवियस बुक थी ना उसमें ये बहुत ज़्यादा डिटेल में थी, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, फिर इसको फर्दर ड्राइव किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक्स कंपोनेंट के सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट फॉर्म में राइट डाउन डायरेक्ट कर दिया। अगर हम प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं ना तो इसको ड्राइव किया जाता है यूनिट वेक्टर्स को माइंड में लेकर, तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा यूनिट वेक्टर्स क्या सो, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी शॉर्ट फॉर्म में कर लें कि डायरेक्ट उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट को सम कर लें, उसकी वैल्यू पुट ऑन करके उसको सिंप्लीफाई कर लें। अदरवाइज आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसमें इसकी ऊपर वाली कोई सी भी चार लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कुछ बुक्स में ना ये डिटेल में है, तो आपको डिटेल में करने की ऐसा जरूरत नहीं है। अब अगर ये देखें कि एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द स्केलर प्रोडक्ट राइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 5 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपने डेफिनेशन में लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, डिफाइन और राइट ऑन एनी फोर, क्योंकि 5 नंबर का होता है ना, आपने मार्क्स की डिवीजन करनी होती है। तो डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन में आप इसका मैक्सिमम यही करेंगे, आप इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल, अगर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी आता है तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम आप दे दें, ठीक है, और इसकी कोई सी भी चार प्रॉपर्टीज लिख दें। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।